हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे और हम लोगों ने यहाँ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। हिंदू लॉ के सारे जो भी एक्ट्स हैं, मतलब हमारी फैमिली लॉ में जो हिंदू लॉ है उसमें हम लोगों ने गार्जियनशिप भी कंप्लीट कर ली है, हिंदू मैरिज भी कंप्लीट कर ली है। और आप देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो पहला उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या है। पहले इसका नाम लिख देती हूँ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। पहली बात, इसको इसलिए बनाया गया कि जो हमारी जॉइंट फैमिली में है, जो भी हमारी जॉइंट फैमिली है उसमें प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन कैसे किया जाएगा, जो कि कोपाशनरी के थ्रू होता है और इस एक्ट से गवर्न होता है। अब हमारी जॉइंट फैमिली क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जो जॉइंट फैमिली नॉर्मली आप लोग जानते हैं जॉइंट फैमिली कौन सी होती हैं, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि ये मान के चलिए ये एक पेरेंट है, ठीक है। अब उनके जो ये सन हो गए, ये डॉटर हो गई, फिर इनके सन और इनकी मतलब कि वाइफ और डॉटर, सन डॉटर, इनकी सन डॉटर, ठीक है, सन डॉटर। अब इनके सन की डॉटर, ये इनके सन हो गए, फिर इनके सन्स के सन हो गए, ये इनके सन्स के सन हो गए, ठीक है। मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना। तो इनके डी इनके हो गए डी एस डी। अब इनके डॉटर ये हो गए एस डी। अब ये डी ये डी, ठीक है। अब इनके सन और डॉटर हो गए, फिर इनके सन और डॉटर हो गए, इनके सन और डॉटर। लिख देती हूँ ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को ये देख के समझ में आ रहा होगा, एक ये जनरेशन हो गए, एक ये जनरेशन हो गए, यानी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जनरेशन यहाँ मैंने लिखी हैं। अब मैं चाहती तो 4 जनरेशन भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ 7 जनरेशन क्यों लिखा है? मैंने 7 जनरेशन इसलिए लिखा है, जो जॉइंट फैमिली होती उसमें 7 जनरेशन तक के माना जाता है कि वो जॉइंट फैमिली है, ठीक। अब इस जॉइंट फैमिली में जब जो प्रॉपर्टी है उसका सक्सेशन कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, तो वो होता है कोपाशनरी के थ्रू, ठीक। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो जॉइंट फैमिली है ये जॉइंट फैमिली हो गई, ठीक। अब कोपाशनरी कितने डिग्री तक देखा जाता है, तो पहली ये जनरेशन, दूसरी ये जनरेशन, तीसरी ये जनरेशन, चौथी ये जनरेशन। जो कोपाशनरी होता है वो हम 4 जनरेशन तक के देखते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो डिज़ोल्व होती है। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है कोपाशनरी के थ्रू डिज़ोल्व होती है, और जो लॉ गवर्न होता है वो लॉ हमारा सक्सेशन एक्ट का लॉ गवर्न होता है। मतलब सक्सेशन एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी को बांटा जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये इतना तो समझ में आ गया होगा जॉइंट फैमिली और कोपाशनरी का मतलब। सिंपल ये है, जॉइंट फैमिली जो 7 जनरेशन तक होती हैं, मानी जाती हैं, उनको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। और जो कोपाशनरी है, कोपाशनरी में 4 जनरेशन मानी जाती हैं, और उस तरह प्रॉपर्टी को सक्सेशन के थ्रू, इस सक्सेशन एक्ट के थ्रू मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि मान के चलिए कोई स्टेट अपने एक्ट को लाया है, खुद का पर्सनल एक्ट है, तो वो उससे गवर्न होगा। अगर वहाँ ऐसा कोई एक्ट नहीं है तो ये सक्सेशन एक्ट गवर्न होगा। फॉर एग्जांपल यूपी में यूपी रेवेन्यू एक्ट है, उससे गवर्न होता है, और जहाँ नहीं है वहाँ पे सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है, ठीक है। अब इसका हो गया थोड़ा बहुत इसके
जो टर्म्स हैं आगे, अब प्रॉपर्टी को डिसॉल्व मतलब कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कहाँ करना है ये तो जान ही गए। बिना ये जाने कि प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या ही पढ़ना है ना। चलिए, इन लोगों में प्रॉपर्टी डिसॉल्व मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा सक्सेशन एक्ट है उसके हम पूरे 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, ठीक। अब वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी, दूसरा है इंटेस्टेट, तीसरा है हमारा टेस्टेट। अभी मैं इन टर्म्स को भी समझाऊंगी, ठीक है। और चौथा है हमारा रिपील्ड। अब इसमें प्रिलिमिनरी में कितने सेक्शन आएंगे, 1 से लेकर के 4 तक। हमारे इंटेस्टेट में 5 से लेकर 29 तक। और हमारा जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, सक्सेशन, ठीक है, और वो 30 सेक्शन बताता है। और जो रिपील्ड है वो 31 है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि देखिए, प्रिलिमिनरी में जैसे आप लोगों को मालूम होगा एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन होता है, अगर कोई एक्ट का कुछ कहाँ का एप्लीकेबल होता है ये सब होता है, ठीक। जो इंटेस्टेड है वो हमारा जो इस एक्ट का मेन पार्ट है, ठीक। और जो टेस्टेड है वो एक ही सेक्शन में दिया हुआ है, और रिपील्ड यानी वो हट चुका है वो वाला सेक्शन, ठीक। यानी टोटल है 31 सेक्शन, पर उसमें से एक रिपील्ड है। और अब इसके जो इंटेस्टेड का मतलब है वो समझते हैं। इंटेस्टेड का मतलब अगर कोई भी पर्सन फैमिली का बिना विल के, बिना अपना वो जैसे कि होता नहीं है कि अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी किसको किसको देनी है, इसको बिना बताए वो अगर मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये इंटेस्टेट प्रॉपर्टी होगी, उसे इंटेस्टेट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और जो इंटेस्टेट प्रॉपर्टी है ये इस एक्ट से जो गवर्न होगी, ठीक। और उसके सारे के सारे रूल्स आगे दिए हैं जो कि मैं अभी पढ़ाऊँगी, ठीक। एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके बताते हैं। जो पर्सन बिना विल के मर जाता है, किसको प्रॉपर्टी देनी है, किसको प्रॉपर्टी नहीं देनी है, ये नहीं बताता है और ये मर जाता है, उस केस में इंटेस्टेट प्रॉपर्टी उसमें इंटेस्टेट सक्सेशन आता है, जो कि 5 से लेकर 29 तक के वो गवर्न करता है, ठीक। सारे रूल्स रेगुलेशन क्या कैसे करना है वो इन सेक्शनों में दिया हुआ है। टेस्टेड मतलब जो आदमी मर रहा है वो पहले से विल बना के गया है कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को जाएगी, मेरे हस्बैंड को जाएगी, मेरे मदर फादर को जाएगी, मेरे इन लॉज को जाएगी, ठीक। तो ये टेस्टेड होगा। जैसे कि मैंने अब अपनी ये वसीयत बना दी कि भैया इन लोगों को चली जाएगी, तो फिर इसका कोई काम ही नहीं, तो उस हिसाब से ही वो प्रॉपर्टी डिसॉल्व होगी जिस हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक। और रिपील, जो कि रिपील हो ही चुका है, यानी अगर विल बना के गए हैं वो टेस्टेड सक्सेशन, और जो विल नहीं बना के गए हैं वो इंटेस्टेड सक्सेशन, ठीक। चलिए, अब अपनी बेयर एक्ट ले लीजिए। बेयर एक्ट से सेक्शन 1 पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी बेयर एक्ट। बिना बेयर एक्ट के, बिना रीडिंग के आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, हमारा सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, ठीक है। पहला, इस एक्ट को द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बोलते हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी बात ये कि ये होल इंडिया में अप्लाई होता है। मैक्स एक्ट, अब जब जो हमारा कश्मीर एक्ट था उसके बाद से अब हर जगह मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट्स अप्लाई होने लगे हैं। पहले क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखते थे, पर अब है कि अब पूरा होल इंडिया में ये अप्लाई होंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी दिस एक्ट अप्लाइज, मतलब कि ये जो एक्ट हैं कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। सिंपल सी बात है, जो हिंदू है, हिंदू पर्सन है, हिंदू मेल हो या हिंदू फीमेल हो, वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक। दूसरी बात ये
कि जैसे अब हम लोगों ने हिंदू में पढ़े थे, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू कौन कौन है, जैसे कि जूस, पारसी, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पर जो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यूज़ हैं, इन सब को छोड़ करके जो भी रिलीजन है उनको हम हिंदू कंसीडर करेंगे, ठीक। तो वो हमारे हिंदू हो गए। और जैसे कि और चाहे वो मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड हो, इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, वो चाइल्ड के ही कैटेगरी में आएंगे, मतलब कि उसको भी सक्सेशन में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें मतलब कि इस सेकंड सेक्शन में बताया कि हिंदू कौन है, कैसे हिंदू माना जाएगा, कौन हिंदू नहीं है, ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन आइए हमारा सेक्शन 3 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने और भी एक्ट्स पढ़ाए हैं जिसमें कि ऑलरेडी डेफिनेशन आ गई, मैंने उसमें भी समझाया है, पर मैं इसमें भी समझाऊंगी, आप उन एक्ट्स को भी देख सकते हैं अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहला है हमारा डेफिनेशन एग्नेट, ठीक। पहले जो जिन की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं उन मतलब कि पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं, ठीक, समझाने में आसानी रहती। पहला ए है हमारा एग्नेट, ठीक। दूसरा है हमारा, देखिए इसमें कई मतलब कि वैसे तो मैं पूरा एक्ट ही पढ़ाऊंगी, लेकिन जो बहुत मेन है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। जो किसी काम का नहीं है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और वैसे तो सभी कुछ पढ़ेंगे। कॉग्नेट, कस्टम, यूसेज, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ठीक है। हेयर्स, नेक्स्ट है, एक मिनट हेयर्स ऊपर लिख देती हूँ, हेयर्स। दूसरा इंटेस्टेट। देखिए ये सब डेफिनेशन हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब नॉर्मली अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो इसमें ये डेफिनेशन का थोड़ा मतलब मालूम होना चाहिए, तो आगे समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है एक्ट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए पहली हमारी डेफिनेशन है एग्नेट। अब एग्नेट वो कैटेगरी होती है जब हम लोग मेल देखते हैं, मेल सेक्शन देखते हैं, मतलब जब हम लोग जैसे ये हमारे पिताजी हो गए, तो ये हम पिताजी के सन हो गए, अब सन के सन हो गए, अब ये सन के सन हो गए। यानी जब हम जो मेल सेक्शन का हम कैटेगरी डिग्री देखते हैं वो हमारा एग्नेट होता है। इसी जगह पे अगर मदर हो गई और मदर की कैटेगरी देखेंगे, मदर की साइड जाएंगे तो वो हमारे कॉग्नेट आ जाते हैं। दूसरा कस्टम और यूसेज। कस्टम वो हैं जो कि बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जो जिनका मतलब कि समय नहीं मालूम है और आज भी सोसाइटी के हिसाब से फॉलो होते जा रहे हैं, और जो सोसाइटी के खिलाफ नहीं है, अच्छे से चल रहे हैं, वो हमारे कस्टम हैं। यूसेज, और लेकिन ये समझिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं वो कस्टम नहीं है, ठीक। और यूसेज वो है जैसे हम लोगों ने कुछ चीज़ें होती हैं, स्टार्ट करते हैं, अगर ये सोसाइटी के हिसाब से अच्छी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मदर्स डे होता था, काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब क्या है, अब कुछ समय से फादर्स डे भी चलने लगा, तो ये जैसे यूसेज हो गया है ना, एग्जाम्पल था। अब ये फुल ब्लड क्या है, हाफ ब्लड क्या है। फुल ब्लड ये है जैसे ये मतलब कि ये एक बच्चा हो गया, इसके जो मदर फादर हैं एम और एफ, ये रिलेशन जो होगा ये फुल ब्लड होगा, ठीक। हाफ ब्लड ये होता है जैसे कि फादर ये हैं, एक मिनट, मदर ये हैं और ये बच्चा है, और ये फादर ये, यानी जब ये इनका रिलेशन होगा, ये रिलेशन जब फादर दो होते हैं, मतलब कि मान के चले कोई भी मतलब कि समझिए, अगर सिंगल माँ पापा हैं तो वो फुल ब्लड हो गया, अगर मदर सिंगल हैं, दो फादर हैं, उस केस में जो मतलब कि उस केस में ये जो चाइल्ड है वो हाफ ब्लड की कैटेगरी में आएगा, ठीक। अब हेयर्स कौन है, अब हेयर्स यानी वारिस, आपको बहुत मतलब कि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, वारिस आप लोग सब समझते हैं वारिस कौन होता है, ठीक।
अब इंटेस्टेट का मतलब मैंने समझा दिया है, वो प्रॉपर्टी, वो चीज़, वो जो बिना विल के इंसान मर जाता है तो वो इंटेस्टेट सक्सेशन माना जाता है, उसमें इंटेस्टेट सक्सेशन होता है। ठीक है, चलिए हमारा डेफिनेशन क्लॉज हो गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि सेक्शन 4 है हमारा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा चैप्टर 2 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इंटेस्टेट सक्सेशन, चैप्टर 2 इंटेस्टेट सक्सेशन। ठीक, अब जो चैप्टर हमारा सेक्शन 4 बोलता है, सॉरी सेक्शन, हाँ जो मतलब सेक्शन 4 में बताया है ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट ऑफ एक्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी हिंदू लॉ है, जो हमारा हिंदू लॉ है मेनली जो यूसेज कस्टम से थोड़ा सा उन्हीं को ही इंटरप्रेट करके लॉ बनाए गए हैं, पर ऐसे जो कस्टम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है उनको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें हमारा एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 हमारा चैप्टर 2 से स्टार्ट है, जो कि बोलता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टी। एक्ट सर्टेन प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी सक्सेशन टू विच रेगुलेट बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। सिंपली मैंने जैसे बताया, अगर कहीं पे खुद के एक्ट्स हैं, किसी स्टेट ने खुद के सक्सेशन के लिए एक्ट बनाया है तो वो गवर्न होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, तो वही चीज़ दिया हुआ है इसमें कि इन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन 6 है। देखिए जो 1-2 सेक्शन है थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो मैं अभी 6 से लेकर के पढ़ाऊँगी वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर आगे समझने की मतलब बहुत कम नीड पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप ढंग से नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी फर्दर समझने की, फिर आप लोग रिकैप करोगे, है ना। चलिए आ जाइए हमारा सेक्शन 6। देखिए हिंदू, पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये सेक्शन ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो एक्ट है, इसलिए भी मतलब ये लाया गया था कि मतलब जो महिलाओं को भी राइट्स दिला पाए। क्या था पहले कि जो मेल मर जाता था तो जो अदर मेल बचते थे, उसके सन बच रहे हैं, उसके और सन के सन बच रहे हैं, इन सबको वो प्रॉपर्टी जाती थी, और जो महिला होती थी वो रह जाती थी। इस सब को चलते हुए धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया गया, बनाया गया। आज के टाइम में जो डॉटर्स हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टी, जो फादर्स की प्रॉपर्टी है, इवन इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पौत्रिक प्रॉपर्टी है, वो ले सकती हैं, उस पर भी क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ सक्सेशन जो एक्ट हुआ था हमारा, ये अमेंडमेंट हुआ था 9 सितंबर 2005। जो हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 9 सितंबर 2005 में किया गया था। उसमें 5 चीज़ों को ऐड किया गया था, मतलब 5 चीज़ों में अमेंडमेंट किया गया था, जिनको 6 चीज़ों में किया गया था। जो पहला था वो बताता है, पहला था एबोल्यूशन ऑफ सर्वाइवरशिप एंड, मैं इसको समझा भी रही हूँ लिखने के बाद, ठीक है, रिटेंशन ऑफ नोशनल पार्टीशन। पहला ये हो गया। दूसरा हमारा डॉटर मेड कोपार्टनर बाय बर्थ। देखिए हर जगह बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना ये इनके सन हो गए, वो उनके डॉटर हो गए, ऐसे पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझाऊंगी, बस आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थर्ड हमारा है एबोल्यूशन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। मैं इन सबको अभी समझा रही हूँ, ठीक है।
ये 3 हो गए। हमें मतलब कि इस अमेंडमेंट में 6 को अमेंड किया गया था। चौथा है डिलीशन ऑफ प्रोविजन exempting application of act to agricultural holdings। नेक्स्ट हमारा 5th है इंट्रोडक्शन ऑफ 4 न्यू हेयर्स इन क्लास 1 कैटेगरी। 6th हमारा है डिलीशन ऑफ सेक्शन 24। चलिए जो हमारा ये जो सक्सेशन एक्ट है उसमें 2005 में अमेंडमेंट किए गए थे, जिसमें कि ये 6 चीज़ों में मतलब कि अमेंडमेंट हुआ था। अब इन सब में अमेंडमेंट क्या हुआ था ये हम समझते हैं। देखिए पहले आ जाते हैं, ये चीज़ें फर्दर हम सेक्शन में पढ़ेंगे, जो कि आगे सेक्शंस दिए हैं वही चीज़ इसमें है, ठीक है। पर इसको थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे जनरल समझ लेते हैं कि आगे समझने में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए आप लोगों को। पहला है एबोल्यूशन ऑफ सर्वाइवरशिप एंड रिटेंशन ऑफ नोशन पार्टी। देखिए पहले क्या होता था मैंने बताया, जैसे कि क्या जब कोई हिंदू मेल, देखिए यहाँ पे हम हिंदू बोले ना बोलें आप नॉर्मल समझिएगा कि ये हम हिंदू के ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू एक्ट ही है जो कि सिर्फ हिंदू पे ही अप्लाई होगा, ठीक। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि ये पेरेंट हैं, अब इनके सन हो गए, फिर इनके सन हो गए, फिर इनके सन हो गए, अब इनके चाचा चाची, जो चाचा हो गए, ये लोग जो मेल मेंबर्स होते थे सर्वाइवरशिप में। जो मेल जो अगर कोई पेरेंट ये लोग ये मर जाते हैं तो जो मेल मेंबर हैं उनको प्रॉपर्टी को उन लोगों में प्रॉपर्टी डिसॉल्व हो जाती थी, ठीक। तो इस चीज़ को हटा करके नोशनल पार्टीशन लाया गया। मतलब जैसे कि उसके बाद मतलब जो महिलाएं हैं, विडो को राइट मिलने लगा। पर इसमें भी जैसे देखा जाए एक मिनट, ठीक है। अब क्या हुआ कि चीज़ें मतलब कि इसको हटाया गया अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट हुआ था हमारा जो 1938 में 1938 के अमेंडमेंट से विडो को राइट मिला। ये मिला कि अगर हस्बैंड की वाइफ होती है, हस्बैंड की डेथ होती है, तो उस केस में जो विडो है उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। पर उसमें भी ये चीज़ था कि अब प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो अपना भरण पोषण करे और पर अपने बच्चों को पाले। पर उसको ये एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता था, और एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता था यानी वो बेच खरीद नहीं सकती थी। और उसके मरने के बाद, उस वाइफ के मरने के बाद, तब वो प्रॉपर्टी फिर से डिसॉल्व हो जाएगी। ये 1938 का सिचुएशन बना, मतलब कि उसमें पहले सर्वाइविंग शिप थी। फिर क्या हुआ 1938 में विडो को सिर्फ मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड राइट मिला कि मतलब जब तक ज़िंदा है तब तक खाओ पियो, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट 1956 में प्रॉपर्टी जैसे इस एक्ट में मतलब कि 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। पहला, सर्वाइवरशिप को ख़त्म करके जो मेल मेंबर्स को डिसॉल्व प्रॉपर्टी को पार्टीशन होता था उसको हटा करके 1938 में विडो का कॉन्सेप्ट लाया गया कि उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर उसके बाद 1956 में इस चीज़ को भी ख़त्म करते हुए बोला इनको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो एब्सोल्यूट मिलेगी, ठीक है। मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड थी, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी वो खरीद बेच नहीं सकती थी, उस केस में उनको एब्सोल्यूट राइट मिला। और साथ में ही जैसे कि अगर मान के चले विडो नहीं है ना,
तो या उनके बच्चे नहीं हैं, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी मतलब कि पार्टीशन होगा, वरना जो उनकी विडो है उनको वो फुल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक, हम लोगों ने इस अमेंडमेंट में इतनी चीज़ें देखी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हमारा 6 का क्लॉज 3 बोलता है, वो बोलता है जैसे कि वही चीज़ मैंने जो बताया कि इसको रफ कर देती हूँ फिर समझाती हूँ। जो सेक्शन 3 का क्लॉज 3 सेक्शन 6 का क्लॉज 3 है, और ये चीज़ें जो हमारे सेक्शन 6 का पार्ट है, जो मतलब कि जो अमेंडमेंट हुए थे वो सेक्शन 6 का पार्ट में आता है। ठीक है, आगे मैं फर्दर समझाऊंगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर दूर करेंगे। ठीक, अब इसमें ये क्लॉज जो 6 का क्लॉज 3 था उसमें ये बोला गया, देखिए अब क्या हुआ, हस्बैंड बिना इंटेस्टेड मर गया, उसने मतलब बिना टेस्टेड मर गया, उसने कोई प्रॉपर्टी की विल नहीं बनाई कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को जाएगी कि मेरे मदर फादर को जाएगी। तो उस केस में क्या लीगल फ्रिक्शन तैयार कर, मतलब कि ऐसे उसको लीगल फ्रिक्शन के साथ प्रिज्यूम कर लेते थे कि जो मेल की डेथ हुई है उसने अपने सन, अपनी विडो को ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी उनके नाम करके गया है। समझ में आ रहा है? तो मतलब सिंपल ये है, लीगल फ्रिक्शन तैयार करने के बाद, लीगल फ्रिक्शन लगाने के बाद ये एज्यूम करते हैं कि जो मेल की डेथ हुई है उसने अपने मतलब कि जो सन और डॉटर हैं यानी चिल्ड्रन और अपनी वाइफ को ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को डिसॉल्व कर दिया था, मतलब कि प्रॉपर्टी को दे दिया था कि इनको इतना जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, हाँ मतलब बस यही कि उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी, और उसको माना जाता था कि वो उसने अपनी विल बना दी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चेंज पे। ये हमारा फर्स्ट का हो गया है। फर्स्ट में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। पहले अमेंडमेंट में जो हमारा 1938 का था, 1938 में ये हुआ कि विडो को राइट मिल गया, कि राइट मतलब लिमिटेड राइट मिला, लेकिन मिला तो है ही कि भाई वो जब तक है वो अपना करे, और जब वो मर जाएगी तो फिर पार्टीशन होगा। फिर क्या हुआ, 1956 में ये हुआ कि जो सर्वाइविंग शिप है उसको ख़त्म कर दी गई, और जो राइट है उसको दे दिया गया बच्चों और मतलब कि डॉटर को, बच्चों को, चाहे डॉटर हो चाहे सन हो चाहे विडो हो, उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में ही ये क्लॉज 6 का क्लॉज 3 ये बोलता है, लीगल फ्रिक्शन बना लेते हैं कि जब वो मेल की डेथ हुई थी उसने अपनी बच्चों को, अपनी विडो को प्रॉपर्टी दे दी थी, और वो डिसॉल्व सक्सेशन एक्ट के थ्रू हो जाएगी। ठीक, हम लोगों ने अब सेकंड क्या मतलब कि सेकंड में क्या अमेंडमेंट हुआ था ये पढ़ते हैं। डॉटर मेड कोपार्शनरी बाय बर्थ। अब इसमें ये बोला गया था कि जो डॉटर है उसको कोपार्शनरी बाय बर्थ मिलेगी। अब ये क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये बताया जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होती है, जो कोपार्शनल प्रॉपर्टी होती है वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे होता है, जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है उस पे नहीं होता है। यानी अगर डॉटर अपने दादा की प्रॉपर्टी चाहती है तो वो उसमें भी हक ले सकती है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा अमेंडमेंट हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। अब पायस ऑब्लिगेशन क्या है? पायस ऑब्लिगेशन में ये है जैसे कि प्योर या रिलीजन, अगर प्योर या रिलीजन इन सब में, जो चैरिटेबल ये सब में अगर कोई भी 3 डिग्री, अगर कोई भी 3 डिग्री यानी हमारे फादर या ग्रैंड फादर या हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर यानी ग्रेट ग्रैंड फादर यानी फादर या ग्रेट फादर या ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर अगर इस काम के लिए अगर कोई भी डेप्ट लेते हैं तो पहले क्या था, तो जो जिससे लेते थे क्रेडिटर जो उनके सन हैं, उनके जो पोते पोतियां हैं, बच्चे हैं, उनसे वो सू करके ले सकते थे। पर इसको अमेंड किया गया कि अगर इस पर्पस से ले रहे हैं तो क्रेडिटर के पास ये कोई राइट नहीं बचता है कि वो सू कर सके। ठीक है, दूसरा
डिलीशन ऑफ प्रोविजन एग्जैम्प्टिंग एप्लीकेशन एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। पहले ये था जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है वो तो पार्टीशन में हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाती थी, पर जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी जिसमें खेती बाड़ी कर सकते थे उन लैंड का कोई भी सक्सेशन का नहीं दिया होता। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें भी ये एप्लीकेबल होने लगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 4 न्यू हेयर्स इन क्लास फर्स्ट। इसमें जो हमारा क्लास फर्स्ट में हेयर्स दिए हुए कि जो प्रॉपर्टी डिसॉल्व होगी इनको पहले जाएगी, फिर इनको पहले जाएगी, फिर इनको पहले जाएगी। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें 4 जो न्यू हेयर्स को जोड़े गए, 4 नए वारिस को जोड़े गए जो कि डॉटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। डिलीशन ऑफ सेक्शन 24, इसमें क्या था, जो सेक्शन 24 को डिलीट कर दिया गया। ये था कि अगर जो विडो है वो अपने एक्स अगर उसने रीमैरी कर ली है तो जो अपने जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन में वो हिस्सा नहीं ले सकती, तो इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए ये हमारा मतलब कि जो सेक्शन 6 के अंदर जो अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं और अमेंडमेंट में क्या हुआ था वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ। एवोल्यूशन ऑफ सर्वाइवरशिप जो मेल को जाती थी अब पूरे तरह से अब जो विडो है उसको मिल जाती है, उसके सन और डॉटर को मिल जाती है। क्लास के हिसाब से अब उसको सक्सेशन पार्टीशन किया जाता है, ठीक। दूसरा है अब जो डॉटर है, लड़कियां हैं, वो भी कोपाशनरी का राइट रखती हैं, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट रखती हैं। तीसरा है हमारा पायस ऑब्लिगेशन जो थी, जो रिलीजन पर्पस के लिए अगर कोई भी डेप्ट लिया गया है उस पर क्रेडिटर अब केस सू नहीं कर सकता है। चौथा हमारा है जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग पे ये अप्लाई नहीं था अब वो भी अप्लाई कर दिया गया है। जो हमारा पांचवा है जो क्लास फर्स्ट के हेयर्स हैं उसमें 4 को ऐड किया गया है जो कि डॉटर से रिलेटेड है। छठा हमारा ये है सेक्शन 24 को डिलीट कर दिया गया क्योंकि वो अगर कोई भी विडो रीमैरी कर लेती तो उसको सक्सेशन में पार्ट नहीं मिलता, उस चीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके जो केस लॉज हैं इसकी हमने पूरी सीरीज़ अपने इस प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप केस लॉज जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो सभी हम लोगों ने डाले हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केस और उसके जो फैक्ट्स बताने में मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसे प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि बिना केस लॉज के आंसर राइटिंग समझ ले आधी है ना। चलिए और जो मैंने बताया पायस ऑब्लिगेशन थी, ठीक है। पायस ऑब्लिगेशन में जो सेक्शन 6 का क्लॉज 4 बोलता है उसमें एक डेट दी हुई है 9/9/2005, ठीक। इसमें ये डेट दी हुई है कि अगर इस डेट से पहले का कोई क्रेडिटर है जो कि सू करना चाहता है, पैसे रिकवर करना चाहता है, बेशक कर सकता है, पर इसके बाद की डेट वाले लोगों से ये उनके सन, उनके जो मतलब उनका बेटा हो चाहे उनका पोता हो, उनसे वो रिकवर नहीं कर सकता है, ठीक। मतलब कि जो कि पायस ऑब्लिगेशन में रिकवर क्रेडिटर के पास राइट था रिकवर करने का, पर वो अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। और जैसे इसमें चलिए आ जाइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में। हम लोग सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 6 कंप्लीट हो गया, 7 में कुछ वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए हम लोगों के सेक्शन 8 में जो कि है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन क्लास ऑफ मेल। देखिए अब क्या है, 2 चीज़ें इसमें दी गई हैं, मैंने अभी बताइए जनरल न्यूट्रल सब्जेक्ट है, मतलब एक्ट है, ठीक है। क्या है इसमें, अगर किसी मेल के पास प्रॉपर्टी है तो उसका सक्सेशन कैसे होगा दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि जनरल न्यूट्रल मतलब कि एक्ट है तो उसमें फ़ीमेल की प्रॉपर्टी अगर उसके पास है तो
वो कैसे डिज़ोल्व होगी। और अमेंडमेंट के बाद ये भी हो गया, जैसे कि अगर किसी फीमेल के पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो गिफ्ट मिली हो, चाहे वो किसी भी उसने सेल्फ अर्न की हो या किसी विल के थ्रू आई हो, वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी। ठीक है, तो अगर उसके पास एब्सोल्यूट ओनर है किसी प्रॉपर्टी की, तो उसका सक्सेशन भी हो सकता है ना। तो उनको अलग अलग सेक्शंस में हमारे इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ठीक, अब जैसे कि सेक्शन 8 हमारा जो है, सेक्शन 8 इसमें है, जिसमें बताता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। ठीक, दूसरा सेक्शन है हमारा 9, जो कि बताता है ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होगा सक्सेशन का, यानी ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर इन द शेड्यूल। अब ये शेड्यूल कहाँ से आया, तो ये शेड्यूल जो हमारा ये एक्ट है उसके लास्ट में दिए हुए हैं शेड्यूल। ठीक है, उस शेड्यूल में 2 शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में क्लास 1 हेयर्स को डिफ़ाइन किया गया है, और जो दूसरा शेड्यूल है उसमें हमारे क्लास 2 के हेयर्स को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक, सेक्शन 9 ये हो गया। सेक्शन 10 में हमारा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा क्लास 1 के हेयर्स में, जो कि शेड्यूल फर्स्ट में दिए हुए हैं। ठीक, इसकी हेडिंग अच्छा लिख देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो भी मैं रिपीट तो कर ही रही हूँ, रीड तो कर ही रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ शेड्यूल। ठीक, जो क्लास 1 के हेयर्स हैं वो शेड्यूल में डिफ़ाइन किए गए हैं। अभी इन सेक्शन को हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा समरी जान लेना ज़रूरी है ना। साथ में ही एक और सेक्शन ऐड है, जिसमें कि क्लास 2 के हेयर्स को, क्लास 2 हेयर्स शेड्यूल। ठीक, अब सबसे पहले आप अपनी बेयर एक्ट उठाइए और बेयर एक्ट का जो एक्ट है उसका लास्ट पेज ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए शेड्यूल हमारा, जो एक शेड्यूल दे रखा है सेक्शन 8 का, जो क्लासेस है कि कौन से क्लास 1 में हेयर्स आएंगे, क्लास 2 में कौन से हेयर्स आएंगे, तो क्लास 1, क्लास 2 दिया हुआ है। ठीक, अब उन हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हो गया हमारे मेल के सेक्शंस। ठीक है, अब हम लोग पहले फीमेल्स का भी लिख लेते हैं साथ में। सेम यहाँ सक्सेशन अगर फीमेल का होगा तो सक्सेशन ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 15 में जनरल रूल्स दिए हुए हैं सक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा 16 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। ये सेक्शन इस फीमेल की अगर प्रॉपर्टी को कैसे डिज़ोल्व, मतलब कि कैसे जाएगी प्रॉपर्टी, उसको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं, इसको समझने से पहले मैं ये बता दूं, आप जब मेल वाला मैं सेक्शन पढ़ाऊंगी तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपको फीमेल का समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, आपको सिर्फ सुनना होगा। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, जो जनरल रूल्स क्या है सक्सेशन के लिए इस सेक्शन में बताया है। साथ में ही यहाँ पे सक्सेशन का जो फीमेल की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी।
जैसे कि अभी हम लोगों ने सेक्शन 6 में अमेंडमेंट में ये पढ़ा था, फीमेल को पहले तो मिलता ही नहीं था प्रॉपर्टी का राइट, फिर मिला तो मिला, लिमिटेड राइट मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट कर दिया गया कि अगर किसी महिला को प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो सेल्फ अर्नड हो, चाहे वो किसी से गिफ्ट हो, किसी से विल्ड हो, मतलब विल के थ्रू आई हो, वो उस प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ओनर होगी, पहली चीज़, ठीक। इसलिए कैसे उसका और फिर जो हमारा सेक्शन 15 है उसमें जनरल सक्सेशन रूल्स दिए हुए हैं, फिर उस सक्सेशन के जनरल रूल्स दे दिए, फिर ऑर्डर दिया है कि इनको इस ऑर्डर में क्लास 1 को पहले दिया जाएगा, क्लास 2 को बाद में दिया जाएगा, फिर एग्नेट्स को दिया जाएगा, फिर कोऑग्नेट को दिया जाएगा। ये चीज़ ऐसे ऑर्डर, मतलब कि जो हमारा ऑर्डर है वो दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो क्लास 1 में ऑर्डर हैं उसको उस ऑर्डर को डिफाइन किया गया है, और फिर वो उन ऑर्डर की जो लोग हैं, पर्सन हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो डिफाइंड है, और जो क्लास 2 के हेयर्स हैं उनको कैसे दी जाएगी वो चीज़ हमें सेक्शन 11 बताएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग मेल का सक्सेशन पढ़ेंगे कि हिंदू मेल है तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे किया जाएगा। चलिए सेक्शन 8 से स्टार्ट है हमारा मेल का कैसे, मतलब कि मेल की कैसे मेल जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे पार्टीशन उसका होगा, है ना। चलिए अपना सेक्शन 8 खोल लीजिए। देखिए उसमें बोलता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। जनरल रूल क्या होगा सक्सेशन का जब आएगी मेल की बारी, है ना। और चलिए अब इसमें है सिंपल सी बात है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो बिना विल के मर गया है उस पर्सन की जो वो होगी, मतलब प्रॉपर्टी होगी, उसको कैसे सक्सेशन किया जाएगा, है ना। चलिए तो जो हमारा जनरल सक्सेशन में ये दिया हुआ है, सिंपल से ऐसे समझते हैं। पहला, अगर हम कोई भी किसी भी मेल पर्सन की मेल हिंदू की अगर डेथ होती है, जो अभी पढ़ रही हूँ वो हिंदू मेल की है, ठीक है, समझिएगा। अगर उसकी डेथ होती है तो क्लास 1 के हेयर्स को पहले प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, ठीक है, दी जाएगी, पहली बात। अगर मान के चलिए ये, और क्लास 1 हमारे शेड्यूल में दिए हुए हैं, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया है ना, जो क्लास 1 के हेयर्स हैं वो हमारे शेड्यूल में डिफाइंड है। अब आप लोग सोचोगे मैम ये क्लास 1 के शेड्यूल कौन है, तो पहले ही मैंने बता दी वो शेड्यूल 1 में डिफाइंड है, जो कि हम आगे फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। फिर अगर मान के चले किसी भी रीजन बस क्लास 1 के हेयर्स नहीं हैं, अलाइव नहीं है, कुछ भी होता है, ठीक है, नहीं मिल पाते हैं, तो क्लास 2 के हेयर्स को जाएंगी। अब क्लास 2 हेयर्स भी हमारे शेड्यूल में डिफाइंड है, ठीक, नीचे क्लास 1 के हेयर्स के नीचे क्लास 2 के हेयर्स शेड्यूल में डिफाइंड है। अगर मान के चलिए क्लास 2 भी नहीं है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस केस में जो हमारे एग्नेट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन के उस क्लॉज में, जो हमारे फादर, जो हमारे जो मेल मेंबर साइड के होते हैं वो हमारे एग्नेट्स हैं, और जो अगर मान के लिए एग्नेट्स भी नहीं है तो उस केस में यहाँ पे मैं एफ लिख देती हूँ ना, समझ में आ जाएगा, एम लिख देती हूँ मेल, है ना, मेल ज़्यादा से। यहाँ पे कॉग्नेट के पास जाएगी अगर वहाँ मेल भी नहीं है, कॉग्नेट में जो मदर साइड के होते हैं वो लोग, ठीक। अब देखिए क्लास 1 को अगर कोई भी पर्सन मरता है, क्लास 1 के हेयर्स को जाएगी, अगर उसमें कोई नहीं बचा तो क्लास 2 के हेयर्स को जाएगी, उसमें भी कोई नहीं बचा तो क्लास जो हमारे एग्नेट्स हैं उनके पास जाएगी, उसमें भी कोई नहीं बचता है तो हमारे कॉग्नेट के पास लास्ट जाएगी, जो कि जनरल सेक्शन, जो हमारा ये सेक्शन है जनरल रूल्स यही है, पर एक सेक्शन 29 है। अब मान के चलिए ये सब नहीं है तो उस केस में जो सेक्शन 29 बोलता है
एस्टेट के थ्रू गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर ये लोग नहीं हैं तो वो प्रॉपर्टी लास्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी, जो कि सेक्शन 9 डील करता है एस्टेट के नाम से। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बोला क्लास 1 के हेयर्स शेड्यूल में दिए हुए हैं, तो क्लास 1 के हेयर्स में 16 हेयर्स डिफाइन किए गए हैं, और जो क्लास 2 के हेयर्स हैं 9 हेयर्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम लोग आज मतलब कि मेल के ही हेयर्स को और मेल का ही सेक्शन कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर इन द शेड्यूल। अब जो ऑर्डर होगा सक्सेशन का वो क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है अमंग्स द हेयर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट दोज इन class shall take simultaneously and to the conclusion of the order hairs. Those who first entry second class shall be preferred to be those into second entry. Those in second entry shall be preferred। देखें थर्ड एंट्री वरना तो फोर्थ एंट्री। देखिए सेक्शन 9 जो है हमारा सिंपल ये बोलता है कि अगर मान के चलिए, देखिए सेक्शन 8 ने ये ऑर्डर बता दिया कि पहले क्लास 1 को जाएगी, फिर क्लास 2 को जाएगी, फिर एग्नेट्स को जाएगी, फिर कॉग्नेट्स को जाएगी। ठीक, अब सेक्शन 9 उसका नेक्स्ट सेक्शन बोलता है अगर मान के चलिए अब सेकेंड क्लास को क्यों जाएगी, ये बोलता है जब फर्स्ट क्लास का कोई भी पर्सन नहीं है तो उस टाइम में जो वो प्रॉपर्टी ओवर हो जाएगी सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास का भी कोई पर्सन नहीं है तो वो ओवर हो जाएगी हमारे एग्नेट्स में। अगर एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स में चली जाएगी। ठीक, ये चीज़ बताए। और अगर क्लास 1 का कोई भी हेयर्स जिंदा है तो उस केस में जो क्लास सेकंड तक के जाएगी ही नहीं, प्रॉपर्टी क्लास 1 में ही लोगों को मिल जाएगी। ठीक, अगर क्लास 1 के लोग जिंदा है तो मान के चलिए 1 के नहीं जिंदा है, 2 के जिंदा है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी है 2 को मिल जाएगी, वो एग्नेट्स में बढ़ेगी ही नहीं, सारी डिसॉल्व हो जाएगी, सारी बट जाएगी उन्हीं क्लास 2 में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास फर्स्ट ऑफ शेड्यूल। देखिए अब क्लास 1 में जो दिया हुआ है अब उसका क्या रूल होगा कि पहले किसको दी जाएगी प्रॉपर्टी, पहले कैसे सक्सेशन होगा ये चीज़। ठीक है, देखिए बुक में ही पढ़िएगा, जो रूल पहला है मैं उसको समझा रही हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है द इंटेस्टेड विडो और देयर आर मोर विडो देन वन ऑल टुगेदर शेयर स्टेक। देखिए अब एक ये मेल हैं, ठीक, ऑफकोर्स हिंदू मेल हैं। ठीक, अब उनके ये 2 हो गए सन, ये हो गई डॉटर। ठीक, अब ये इनकी विडो, डब्ल्यू लिख देते विडो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको मालूम है ये एक्ट बहुत ज़्यादा पुराना है, 1956 का एक्ट है, यानी उस टाइम बाइगेमी ऑफेंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे विडो 2 का लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब तो ऐसा वैसे हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइगेमी तो ऑफेंस हो गया, ऐसे 2 को थोड़ी ना शेयर जा पाएगा, लेकिन ये एक्ट पुराना है उस हिसाब से उस पर ये लिखा है कि अगर किसी मेल की एक विडो है या एक से ज़्यादा भी विडो हैं तो उस केस में जो एक मेल पर्सन की जैसे प्रॉपर्टी ये मान कर चलिए 10 रुपये है, नहीं 12 रुपये, मान के चलिए 9 मतलब किसी मेल के पास 9 नहीं करती हूँ, मान के चलिए प्रॉपर्टी 1 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक, एक मेल के पास प्रॉपर्टी है 1 लाख की। ठीक, दूसरा अब इनको क्या मिलेगा, सिंपल कर देती हूँ, ये 1 लाख का कैलकुलेशन बहुत दिक्कत कर देगा मुझे। अब जैसे मान के चलिए 9 रुपए की प्रॉपर्टी है उनके मेल के पास। ठीक है, तो जो एक शेयर्स सब में बटेगा, पहली बात कि ये 3 रुपये इनके पास चले जाएंगे, 3 रुपये इनके पास चलेंगे जाएंगे। जो महिला हैं जो कि विडो हैं
तो उस केस में 3% का जो शेयर है वो उनमें एक एक में बटेगा, मतलब एक शेयर में ही सारी वीडियो में बटेगा, सबको सिंगल शेयर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे कोई भी वीडियो है, ठीक है, एक महिला को जितना मतलब कि जितना परसेंट मिलना था वो परसेंट एक से ज़्यादा वीडियो हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनको एक एक शेयर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, हालांकि आज के टाइम में ये बाइगमी इम्पॉसिबल है, तो ये वाला कोई सीन उतना ज़्यादा क्रिएट होने वाला है नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे CRPC IPC और एविडेंस बदल रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना चाहिए मुझे लगता है ना। तो ये जो बाइगमी वाली चीज़ें हटा देनी चाहिए, अब तो वो हट ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि अगर एक से ज़्यादा वीडियो हैं तो एक ही शेयर में सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसको अलग से शेयर नहीं मिलेंगे। अब हमारा जो रूल 2 बोलता है वो बोलता है द सर्वाइविंग सन एंड डॉटर एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेड शैल बी टेकन वन शेयर। अब जैसे कि ये मेल हैं, ठीक, ये इनके सन हैं और इनके डॉटर हैं, ये इनकी मदर हैं। तो इस केस में अगर किसी डिसीज्ड की मदर और किसी के डॉटर सन है तो उसको सिंगल शेयर चला जाएगा। ठीक है, मतलब सबको इक्वल बट जाएगा। पर विडो के केस में जो एक शेयर है उसमें विडो में सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। ठीक, रूल 3 बोलता है हमारा द हेयर्स ऑफ इन द ब्रांच ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ ईच प्री डिसीज डॉटर ऑफ इंटेस्टेड टेकन बिटवीन देम वन। देखिए, अब मान के चलिए इसी एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि अगर सन डॉटर हुआ तो 1-1 शेयर मिल गया और मदर हुई तो 1-1 शेयर मिल गया। इट्स मीन कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसमें लिखा है प्री डिसीज सन प्री डिसीज डॉटर, यानी जो डॉटर मर चुकी है, जो डॉटर और सन मर चुका है, उसके जो सन और डॉटर होंगे उसमें प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। मान के चलिए ये लोग, इन लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। अब जो ये इनके जो सन और डॉटर होंगे, यहाँ सन, यहाँ पे डॉटर, यहाँ पे डॉटर, यहाँ पे सन, तो जो इनको प्रॉपर्टी मिली थी, मतलब सिंगल शेयर जो मिला था, वही शेयर इन दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 रुपये इन्हें मिले थे, तो ये जो बच्चे हैं उनको कोई अलग से शेयर नहीं मिलेगा। जो इनके पेरेंट को मिला था, जो इनके फादर को मिला था, वही प्रॉपर्टी 1-1 के शेयर में, मतलब कि उसी प्रॉपर्टी में हाफ हाफ बट जाएगी। सेम केस यहाँ डॉटर में भी है। अगर डॉटर का भी कोई बच्चा और डॉटर मर जाती है तो उस केस में आधा आधा वही जो डॉटर का मतलब हिस्सा था उसी में ही आधा आधा उन बच्चों को मिल जाएगा। और मदर तो एक ही होती हैं भाई, होंगी मतलब, तो मदर को एक ही शेयर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट 4th रूल बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर प्रेफर्ड टू इन रूल 3। जो रूल 3 में ये शेयर का मैंने समझाया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये रूल 4 बताता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने जो समझाया ना कि जो ये इनको 2 रुपये मिले तो वही 1 रुपये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ना कि जो इनका 2 रुपये था वो सिंगल 2-2 को नहीं मिलेगा, उसी जो शेयर में ही इनको आधा आधा मिल जाएगा। यही चीज़ हमारे रूल 4 में समझाई गई है। ठीक है, अब सेक्शन 11 हमारा क्या बोलता है वो समझते हैं। देखिए, जो हमारा सेक्शन 11 है वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2 ऑफ शेड्यूल। द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेड शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द हेयर्स स्पेसिफाइड इन वन एंट्री क्लास इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो द शेयर इक्वल। जो भी क्लास 2 के मतलब मान के चलिए क्लास 2 के ये हेयर्स हो गए, ठीक है, तो उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको इक्वली वो पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इक्वली
जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक, अब हम लोग जो फीमेल का सक्सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको समझाया जाएगा, भले कमेंट करा जाए चाहे न्यू वीडियो बनाया जाए, आपको किया जाएगा। और कोई भी अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और सब कुछ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।